वेलकम बच्चों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सॉल्यूशन टर्म। ठीक है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में दे रखा है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी बहुत अराइज होते हैं। अब जैसे मैं अगर ऐसे वन की बात करूँ तो ये चैप्टर करीब 10 से 15 नंबर का आता है, जिसमें इस चैप्टर में जितने भी हमारे न्यूमेरिकल पार्ट है जनरली टीचर सभी को कवर करते हैं। ठीक है, 11th क्लास में टॉपिक थोड़ा बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए आपको ये लेक्चर एक दो बार अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसमें थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल सारे टर्म इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा लेक्चर देखना, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं और आपको मैं वैसे बार बार कहता हूँ इसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारा मन करता है और वीडियो ऐड करने का, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो कि वो भी आके इस वीडियो का बेनिफिट ले और इनको सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्यूशन को हम कहते हैं इट मे बी डिफाइंड एज अ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, जनरली होमोजेनियस मिक्सचर हुज कंसंट्रेशन कैन बी वेरीड विद सर्टेन लिमिट्स। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि होमोजीनियस। तो होमोजीनियस जनरली क्या होता है, जैसे मान लो हमने चीनी को पानी में मिला दिया, हमने नमक को पानी में मिला दिया, फिर आप उस सॉल्यूशन को छोड़ दो, चाहे कितने भी दिन हो जाए, कितना भी समय हो जाए, जो सॉल्ट या शुगर हो अपने आप प्रेसिपिटेट नहीं होता, तो हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं होमोजीनियस। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि भाई सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। तो सोल्यूट हम कहते हैं दो सब्सटेंस विच इज मिक्स्ड, जनरली दे आर स्मॉल इन द अमाउंट बट नॉट ऑलवेज। और सोलवेंट हम कहते हैं दो सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज मिक्स्ड, जनरली सोलवेंट इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट बाय मास। तो बेसिकली जिस सब्सटेंस को हम मिलाते हैं दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, और जिसमें हम मिलाते हैं दैट इज कॉल्ड सोलवेंट। तो अगर मैं जनरली बात करूं तो दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, जनरली दे आर कॉल्ड सोल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है, हमारा सोलवेंट है। बट ये डेफिनेशन ऑलवेज करेक्ट नहीं होती है। ऐसे बहुत से सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होता है और सोलवेंट कम अमाउंट में होता है। फिर हम कहते हैं ऐसा सोल्यूशन इसमें एक सोल्यूट और एक सोलवेंट हो, दैट्स कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। अगर आपके दो सोल्यूट एक सोलवेंट है, दैट्स कॉल्ड टर्सरी। तीन सोल्यूट है, एक सोलवेंट है, क्वाटरनरी। ऐसे चलता रहता है। सोलवेंट हमेशा एक ही होता है, सोल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में जितने भी सोल्यूशन है ऑल आर बाइनरी सोल्यूशन। फिर हम कहते हैं सोल्यूशन इन विच वाटर, अगर आपका वाटर एक सॉल्वेंट है उसे हम कहेंगे एक्वस सोल्यूशन, और अगर आपका सोलवेंट वाटर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपका सोलवेंट वाटर है तो वाटर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सोलवेंट, बिकॉज वाटर इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। तो वाटर के केस में आपको याद रखना है कि वाटर चाहे कम अमाउंट में चाहे ज़्यादा अमाउंट में, अगर वाटर वहाँ पे एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ है तो आप वाटर को हमेशा किस तरह लेके चलोगे, एज अ सोलवेंट। सोल्यूशन बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले होमोजीनियस की बात करी थी, तो लिक्विड मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन, जैसे H2O प्लस इथेनॉल। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें मतलब शुगर या फिर सॉल्ट को पानी में मिला रहे हो, तो आप जैसे ही मिलाने के बाद उसको छोड़ते हो तो आप देखते हो सॉल्ट अपने आप नीचे प्रेसिपिटेट नहीं होता, चाहे कितने भी दिन हो जाए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस। वहीं अगर हम पानी के अंदर अगर सॉल्ट को या फिर मान लो चॉक पाउडर को मिलाते हो, जैसे आप मिलाना छोड़ोगे थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, सारा का सारा नीचे सेटल्ड हो जाएगा। तो ऐसे को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ऑयल प्लस वाटर। जैसे आजकल आप देखते हो आजकल सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप ये काम करें, सैनिटाइजर बहुत तेज जो है ना उसको शेक करना, फिर आप देखना बीच बीच में बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे और थोड़ी देर बाद फिर अपने आप ही गायब हो जाएगा, क्योंकि वो आपका क्या है, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम तीन तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे एक हमारे पास होता है W/W, दूसरा W/V और तीसरा होता है हमारे पास V/V। ठीक है, जैसे जनरली आप जैसे दुकान पे जाते हो, कभी चिप्स का पैकेट खरीदते हो, कभी कोई दवाई आपने ले रखी है, तो आप उसके कंटेंट में देखना उसमें इस तरह के सिम्बल्स बने रहते हैं, दे आर कॉल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जैसे अगर हम पहले बात करें जैसे W/W की, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिला रहे हो, तो हम इसमें कहते हैं भाई अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल लिया है 12% HCl बाय मास। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका HCl वो 12 ग्राम होगा और जो आपका सोलवेंट होगा वो 82 ग्राम होगा। तो जो आपका टोटल वेट कितना होना चाहिए, आपका 100 होना चाहिए, यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। फिर दूसरा एग्जांपल है 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। इसका मतलब क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड जो कि हमारे पास सोल्यूट है वो 68 ग्राम हो गया
और 100 से माइनस करोगे तो सोलवेंट क्या हो गया 32 ग्राम हो गया। तो अब देखो यहाँ पे सोलवेंट कम है और सोलूट ज़्यादा है, तभी मैं कहता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा कि कम वाला सोलूट हो और ज़्यादा वाला सोलवेंट हो, कई बार रिवर्स भी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि हमारा W/V है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हो। इसमें हम कहते हैं जैसे कि हम बेसिकली इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ द सोलूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जैसे हम कह रहे हैं 12% HCl बाय मास, यानी सोलूट तो आपका 12 ग्राम हो गया और जो टोटल सोल्यूशन होना चाहिए 100 ml होना चाहिए। यानी से ऐसे मान के चलो, जैसे मान लो आपने एक 100 ml का बीकर लिया है जिसमें आपको सबसे पहले 12 ग्राम HCl डालना है, फिर उसको मेकअप करना है 100 ml तक। तो ये सारी चीज़ें लैबोरेटरी में होती है, जब आप टाइट्रेशन करोगे तो वहाँ पे हम लोग सिखाते हैं सारे सोल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं। थर्ड होता है हमारा V/V, यानी एक लिक्विड को आप दूसरे लिक्विड में मिला रहे हो। तो इसमें हम कहते हैं कि रही वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, तो हमारे फर्स्ट वाले की तरह है, ठीक है। तो ये हमारे परसेंटेज होते हैं जो कि हम स्टैंडर्ड की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फिर हम इसके अंदर वेरिएशन लेके आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा टॉपिक ये वाला कंप्लीट करते हैं हम स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ होता है, हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन एक्सप्रेस इन ग्राम पर लीटर। बेसिकली क्या है कि जब हम अपने किसी सब्सटेंस को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करते हैं दैट कॉल्ड स्ट्रेंथ या फिर कंसंट्रेशन। जैसे पीछे हमने 100 ml की बात करी थी, ऐसे यहाँ पे हम किसकी बात करें, 100 ml की जगह हमने 1 लीटर ले लिया। तो जनरली लैबोरेटरी में जाता है जो सोल्यूशन बनाया जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर, उसको फाइनली एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। वो जब आप अपनी लैब में जाके सोल्यूशंस बनाओगे तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का ज़्यादा अच्छा मीनिंग समझ में आएगा। फिर हम जैसे स्ट्रेंथ के कई पार्ट्स से कई तरीके से हम स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारे पास मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हम कहते हैं मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, यूनिट होती है मोलाल, ठीक है। तो ये हमारी मोलैलिटी है। मैथमेटिक फाइंड करेंगे मोलैलिटी को इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्वेंट इन केजी। इस तरह अजम्पशंस कर लेते हैं, जैसे हमने मान लिया कि भाई लेट मास ऑफ द सोल्यूट हमने W2 मान लिया, सोलवेंट को हम मानेंगे W1, ठीक है, सोल्यूट को मानो W1, देन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट आपका हो जाएगा M2 और मोलर मास ऑफ द सोल्वेंट हो जाएगा आपका M1। पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा W2 अपॉन M2, क्योंकि सोल्यूट के वेट को हमने W2 माना है और सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हमने M2 माना है। तो हमारी मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब W2 अपॉन में M2, ठीक है, अपॉन में सोल्वेंट लेते हो W1 है, तो W1 आपका होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ केजी, या फिर इसका फॉर्मूला होता है W2 अपॉन में M2 इंटू W1। तो अगर न्यूमेरिकल में W1 आपको दे रखा है ग्राम में, तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यूनिट में आपको इसकी बता चुका हूँ, यूनिट होती है मोलाल, MOLAL, और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। तो ये हमारी हो गई मोलैलिटी। के बाद हमारा नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हम डिफाइन करते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो जो अजम्पशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे मैंने W2 सोल्यूट माना है, W1 सोलवेंट माना है, तो अलग अलग रिफ्रेशर में अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैंने 1-2 यूज़ करा है तो 2 सोल्यूट A1 सोलवेंट। अब जैसे मान लो AB होगा तो B सोल्यूट A सोलवेंट, ठीक है। MN है तो N सोल्यूट M सोलवेंट, PQ है तो Q सोल्यूट P सोलवेंट। इस तरह अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको बात करें इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ होगा W2 अपॉन में M2 इंटू आपको वॉल्यूम देना पड़ेगा, वॉल्यूम आपका होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लीटर, या फिर इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा W2 अपॉन M2V। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से, अगर V आपका ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी होगी मोलार, इसको आप नोट करोगे कैपिटल M से, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मोलैरिटी के बाद हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे आ रहे हैं जो कि हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा W2 अपॉन M2, जिसे हमने मान लिया N2। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट होता है W1 अपॉन M1, इसे हमने मान लिया N1।
फिर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन जब हमें निकालना होता है तो जिसका निकालना है उसके मोल से ऊपर रखो, नीचे दोनों को ऐड कर दो, ये इक्वल टू हो जाएगा x2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट, अब सोलवेंट के मोल्स को ऊपर रखो, नीचे दोनों का सम इक्वल टू हो जाएगा x1। ठीक है, तो जब भी हम मोल फ्रैक्शन के सम को ऐड करते हैं, जैसे मान लो अभी यहाँ पे 2 है हमारा x1 प्लस x2, ये ऑलवेज इक्वल टू आता है 1 के, तो फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है। यही वजह है कि आप 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो, इट विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। बेसिकली व्हेन एवर फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज कॉल्ड परसेंटेज। जैसे आपके मार्क्स आते हैं तो आपके जितने नंबर आते हैं आप टोटल करते हो, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, और जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे खैर परसेंटेज नहीं निकालना है, यहाँ पे बस हमें फ्रैक्शन निकालना है। अब देखो क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन है इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन यानी कोई यूनिट्स नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हुई मोल फ्रैक्शन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं जो कि हमारा मास फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जैसे ये अजम्पशन हम पहले ही कर चुके हैं, लेट मास ऑफ द सोल्यूट हमने W2 माना है, सोलवेंट को हमने W1 माना है। फिर आपको मास फ्रैक्शन अगर सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट का मास ऊपर रखो, नीचे दोनों का आप ऐड कर दोगे। और अभी मैंने आपको बताया कि व्हेन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। तो हमने क्या करा, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। अब जब हमें सोलवेंट का निकालना है तो सोलवेंट के मास को ऊपर रखो, नीचे दोनों को आप ऐड कर दो, और जब आप इस फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं जो कि हमारे पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम एब्रिविएशन में ppm भी कहते हैं, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो हम कहते हैं व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, यानी बहुत कम है आपके पास, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। ठीक है, इवन अगर इससे भी ज्यादा कम अमाउंट में होता तो हम कहते हैं ppb, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते रहते, ट्रिलियन इस तरीके से होता है, पर ज्यादातर जो टर्म यूज होते हैं मोलैरिटी, मोलिटी और ppm, कहीं कहीं जैसे जो पोल्यूशन है वो आज भी हम ppm में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। जैसे मान लो, चलो इसी बात बाद में करते हैं। ठीक है, तो हमारा ppm है। अब जैसे हम कहते थे पोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिपोर्टेड इन ppm, जैसे मैंने आपको बताया था, बट इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स रादर देन मासेस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द हार्मफुल गैसेस जैसे SO2 होता है इन सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एयर, यानी एयर पोल्यूशन में SO2 कितना है, CO2 कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, तो वो सब हम किसके टर्म्स में नापते हैं, इन टर्म्स ऑफ ppm। देन चलो इसकी बात बाद में करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें, जैसे हम कहते हैं कि जैसे अगर हमारा सब्सटेंस 1000 ग्राम में कितना प्रेजेंट है तो हमने उसे कहा मोलैरिटी। हमारा सब्सटेंस 1000 ml में कितना है तो हमने उसे क्या कहा, मोलैरिटी कहा। इसी तरह हम कहेंगे कि जो हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, 1000 ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 जीरो और लगा दो, इसमें कितना प्रेजेंट है तो आप इसको कहोगे ppm बाय मास। और इसी तरह मैं कहूँ आपको 3 जीरो ऑलरेडी है, 3 जीरो और लगा दो, इतने ml में कितना प्रेजेंट तो आप उसको कहोगे ppm बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसे बेसिकली इसकी मीनिंग होता है। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा W2 यानी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो टोटल नंबर हो जाएगा W1 प्लस W2 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू हमारा होता है ppm। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कंसंट्रेशन वाला पार्ट। अब हम इसके एक बहुत क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत फेवरेट क्वेश्चन 11th क्लास में जो टीचर्स कहते हैं, वो कहते हैं आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलिलिटी विच वन इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो इसका आंसर ये है हमारे पास, इट मे बी नोटेड दैट मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एटसेट्रा आर प्रीफर टू द मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एटसेट्रा बिकॉज फॉर्मर इन्वॉल्व मास ऑफ द solute and solvent, whereas later involve volume of the solution. Temperature has no effect on mass but it has significant effect on the volume. तो जब हम मोलैरिटी टर्म लेते हैं तो उसमें वॉल्यूम की बात करते हैं। आपने कभी अगर घर में शरबत बनाया तो आप देखो, आप चीनी को जितने गर्म पानी में डालोगे उतना जल्दी डिसोल्व हो जाएगा और जितने ठंडे पानी में डालोगे उतना लेट डिसोल्व होगा। तो बेसिकली क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी हमारी चेंज हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। बट मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इसमें वॉल्यूम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें हम मास लेते हैं तो इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता।
यही वजह है कि जो मोलैलिटी वो ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन टर्म है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। अब बच्चों हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं थ्योरी से रिलेटेड। तो ये प्रॉब्लम 1.6 है, एग्जांपल है एनसीईआरटी का। ये कह रहा है सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ द वाटर। हमें निकालना है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। तो पहले ये लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। मास ऑफ द सोल्यूट हमको दे रखा है 2 ग्राम, सोलवेंट हमारे पास है 18 ग्राम। तो हमसे पूछा है मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है W2/W प्लस W2 इंटू 100। तो उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2/2 प्लस 18 इंटू 100। ये हो जाएगा 2/20 इंटू 100। ये आपका 10 टाइम्स चला जाएगा 0 से 0, तो ये हमारा आ जाएगा 10%। तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ हमारा 1.6। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं जो कि अगेन प्रॉब्लम 1.7 है आपका। ये 16वीं एग्जांपल है आपकी बुक का। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन एन ऑफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगेन मैं कह दूं पहले ये देखो कि आपको क्या क्या गिवन है। तो आपको गिवन है मास ऑफ द सोल्यूट, वो आपको दे रखा है 4 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास निकालना मैं आपको सिखाई दिया, तो आप NaOH का निकाल सकते हो। आपका आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। देन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको दे रखा है 250 ml। फिर आपसे पूछा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है W2/M2V मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो W2 हमारे पास गिवन है 4 ग्राम, मल्टीप्लाई करो 1000 से। M2 आपके पास हो गया 40 मल्टीप्लाई बाय 250, 4 बार चला जाएगा आपके पास। ठीक है, 10 हो गया, तो आ जाएगा 0.4। इसकी यूनिट होती है कैपिटल M। ठीक बेटा, तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ 1.7। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये सब। तो एक आधा इसमें थोड़े टफ है, वो मैं पहले ही बता दूंगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल खत्म हुआ। अब बच्चों हम बुक की का नेक्स्ट एग्जाम्पल करें जो कि 1.8 है। प्रॉब्लम 1.8 लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा ये टेढ़ा है, इसे बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है मोलैरिटी इज इक्वल टू 3, यूनिट होती है कैपिटल M। बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है W2/M2V इंटू 1000। ठीक है, अब क्योंकि हम इसको 1 लीटर में मान के चल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 1000 नहीं लगाते। मोलैरिटी हमें 3 दे रखा है। W2 हमारा मास ऑफ द सोल्यूट है और मॉलिक्यूलर मास 58.5 है। वॉल्यूम हम ले रहे हैं 1 लीटर, तो W2 हो जाएगा 3 इंटू 58.5 इंटू 1। ठीक है बेटा, तो हम अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 175.5 ग्राम आएगा आपके पास। फिर हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.25, वॉल्यूम हम पर लीटर मान रहे हैं यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो हो जाएगा 1250 ग्राम। अब देखो बेटा, ये जो हमारा मास है ये तो सोल्यूट का है और ये जो मास है ये हमारा सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो ये हमारा मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हमें निकालना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा वाटर है, ये हो जाएगा 1250 जो कि सॉल्यूशन का है माइनस 175.5। ठीक है, तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, ये आएगा 1074। ठीक है, 0.5 ग्राम ये हमारा आया मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर हमसे पूछ रहा है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो मोल्स आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का जो मास है वो हमारे पास कितना है 175.5 ग्राम, 175.5 ग्राम, और सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है 58.5
58.5, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास है 58.5, ये इक्वल टू आ जाएगा 3 मोल। उसके बाद ये कह रहा है मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको पता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि हमारे पास 3 है, अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, तो ये ग्राम में, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। 107.5 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा 1.0745, ये आपका आ गया किलोग्राम, आ जाएगा 1.0745, ये हमारा आ गया किलोग्राम में, ठीक है। हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2.79 यूनिट होगी स्मॉल m, ठीक बेटा। तो ये थोड़ा इतना आसान एग्जाम्पल नहीं है, इसे आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा समझने के लिए, तो आप इसको समझ लेना, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम 1.8 हुआ। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एग्जाम्पल बच्चों खत्म हुआ, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला 1.5 है हमारा एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ द सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और मोलर मास हमें सोडियम एसीटेट का दे रखा है 82.0245 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें निकालना है मास ऑफ सोडियम एसीटेट, जो कि हमारा सोल्यूट से W2 से डिनोट कर लो, ये हमको कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, क्वेश्चन में गिवन है 82.0245 यूनिट ग्राम पर मोल। फिर हमें जो वॉल्यूम गिवन है वो हमें गिवन है 500 ml, ठीक है। फिर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमें पता है मोलैरिटी होता है W2/M2 V इंटू 1000, मोलैरिटी हो गई 0.375, W2 हमको निकालना है, M2 हो गया 82.0245 और वॉल्यूम हो गया 500, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो आपके पास W2 आ जाएगा 0.375 82.0245 एंड डिवाइड बाय 2, इसको सोल्व करोगे आएगा 15.38 ग्राम। तो बेटा हमारा आंसर आएगा 15.38। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म। एक्सरसाइज के नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल विच है डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड हमको दे रखा है 69%। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, परसेंटेज बाय मास होता है। तो इसके अंदर हमें मास ऑफ द सोल्यूट हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये हमें गिवन है 69 ग्राम, इसको कहते हैं परसेंटेज बाय मास। और नाइट्रिक एसिड दे रखी है तो इसका मोलर मास हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल। डेंसिटी हमें गिवन है 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है। और हमसे पूछा मोलैरिटी। तो बेटो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोलैरिटी होता है W2/M2 एंड V मल्टीप्लाई बाय 1000। तो W2 तो हमें गिवन है 69 इंटू 1000, M2 हो गया 63, बट हमें वॉल्यूम नहीं दे रखा, तो वॉल्यूम की जगह क्या दे दी है, डेंसिटी दे दी है। देखो बच्चों हमें पता है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होगा और मास भी सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ठीक है। तो डेंसिटी हमारे पास है 1.41, सोल्यूट का मास 61 है, 100 से मल्टीप्लाई का तो सोलवेंट का पता चल जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन में वॉल्यूम, तो हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.41, ठीक है। तो इसे सोल्व करोगे आएगा 70.92 ml। अब इस वॉल्यूम को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 69 इंटू 1000 अपॉन में 63 और वॉल्यूम हमारा आ गया 70.92। तो बच्चों इसको पूरा सोल्व करोगे आ जाएगा 15.44 कैपिटल M, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, मोलैरिटी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का 1.6। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा 1.11 है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, फॉर्मूला ये दे रखा है इन मोल्स पर लीटर, यानी अगेन हमसे पूछा मोलैरिटी। इफ इट्स 20 ग्राम वर डिजोल्व इन एनफ वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो वॉल्यूम हमें दे रखा है 2 लीटर। पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। मास ऑफ द शुगर हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 20 ग्राम। शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल,
और वॉल्यूम हमको दे रखा है 2 लीटर, हमसे पूछा है मोलैरिटी। तो देखो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है W2/M2V × 1000। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है W2/M2V × 1000। अब क्योंकि वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो यहाँ से आप 1000 हटा दो, तो मोलैरिटी हमारे पास हो जाएगा 20 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 342 है और वॉल्यूम 2 लीटर। इसे हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.030 कैपिटल M। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 11। अब हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं जो इस टॉपिक से। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा 1.12 है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ द मिथनॉल 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलैरिटी सॉल्यूशन। बेटा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है, इसके बाद सेकंड पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत कंसेप्चुअली है ये न्यूमेरिकल हमारा। तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी, हमें गिवन है 0.793 यूनिट किलोग्राम पर लीटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो ये हमारा हो गया 793 ग्राम पर लीटर। ठीक बेटा, अब जो मैं समझा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझना है। तो देखो बेटा मोलैरिटी की जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं W2, इसकी यूनिट होती है ग्राम, अपॉन में M2 ये होता है ग्राम पर मोल इंटू V हमारा किस में होता है, लीटर में। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना, अगर मान लो मैं मोलैरिटी के फॉर्मूले से M2 को हटा दूं तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर, जो कि ऊपर हमें दे रखी डेंसिटी। और अगर मैं ग्राम पर लीटर को डिवाइड कर दूं M2 से, तो ये जो मेरी डेंसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोलैरिटी में। तो सेम क्वेश्चन है कि डेंसिटी हमें दे रखी 793 ग्राम पर ml, अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर मास से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरी डेंसिटी किस में बदल जाएगी, मोलैरिटी में। तो मोलैरिटी हमारे पास हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी 793 डिवाइड बाय 32, इसमें मिथनॉल दे रखा है, मिथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, तो मॉलिक्यूलर मास 32 आएगा। आप इसे डिवाइड करोगे आपका आएगा 24.78 कैपिटल M। अब हम इसके आते हैं सेकंड पार्ट पे जो यहाँ से है। ये कह रहा है जो आपके पास मोलैरिटी आई है आप इसे M1 मान लो 24.78। ये कह रहा है इसमें और कितना वॉल्यूम ऐड किया जाए कि जो आपकी नई मोलैरिटी वो तो 0.25 हो जाए और जो वॉल्यूम है वो आपका हो जाए 2.5 लीटर। तो बेटा ऐसे में हम फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 इजिकल टू M2V2। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं डाइल्यूशन लॉ। तो M1 हमारे पास हो गया 24.78, V हमें निकालना है, M2 है हमारे पास 0.25 और वॉल्यूम हमारे पास 2.5 लीटर है। तो V1 हो जाएगा 0.25 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 24.78। जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे हो जाएगा 0.025252 लीटर। ठीक है, लीटर में इसलिए आएगा क्योंकि ये वाली जो वॉल्यूम, ये वाली जो यूनिट हमें लीटर में गिवन है और मोलैरिटी भी हमारी क्या होती है, मोल्स पर लीटर होती है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 17 है। अगेन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, यानी जिससे कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज होती है। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। तो पहले पार्ट में कह रहा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। तो बेटा हमने ppm का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था W2/W1 प्लस W2 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो W2/W1 प्लस W2 हो जाएगा 15/10⁶ और ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁶। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारा आ गया परसेंटेज में। अब हम इसके सेकंड पार्ट में आते हैं जिसमें हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी। तो देखो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मोलैरिटी होता है W2/M2 W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो W2 तो हो गया 15 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, इसका ये W2 होता है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1000। M2 क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास होता है 119.5 और W1 होता है ppm के केस में 10⁻⁶।
ठीक बेटा, तो आप इसे सोल्व करोगे आएगा 1.2 अप्रॉक्स 55 आता है इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि अब आपने मोलैरिटी निकाली है, आप इसे डिनोट करो स्मॉल m से। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का 1.17। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1.29 है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन हमको दे रखा है 0.040 एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। तो बेटा बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ये जल्दी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, बहुत टफ है न्यूमेरिकल। ठीक है, एग्जाम में भी कई बार गलती हो जाती है। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ये हमको दे रखा है 0.040। तो मोल फ्रैक्शन वाटर का हो जाएगा 1 में से माइनस कर लो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। तो 1 - 0.040 ये आ जाएगा 0.96। अब बेटा हमें दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ये हमारे पास हो गया 0.040। अब हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं तो जिसके ये निकालना होता है उसके मोल से ऊपर रखो। तो अभी इथेनॉल हमारे पास सोलूट है N2 अपॉन में दोनों का सम कर देते हैं N1 + N2। ये हमारे पास आ गया 0.040, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये हमारे पास हो जाएगा 0.96। अब वाटर सोलवेंट है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखो, N1 हो जाएगा अपॉन में N1 + N2 = 0.96। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो आ जाएगा N2 अपॉन में N1 + N2 अपॉन में N1 अपॉन में N1 + N2 = 0.040 अपॉन में 0.96। तो बेटा देखो N1 + N2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा, यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे पास बचा N2 अपॉन में N2 = 0.040 अपॉन में 0.96। अब बेटा ध्यान से देखना, हमें क्वेश्चन में दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1, तो ये आपको याद रखना है, कोई एग्ज़ाम में देता नहीं है। ठीक है, तो हमें फ़िलहाल दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को ले लेते हैं 1 लीटर एंड 1 लीटर = 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इससे मास निकाल लेते हैं, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमारे पास क्या दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इससे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 ग्राम। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, तो मोल्स हो जाएंगे हमारे पास वेट 1000 अपॉन में 18, जो 18 है वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, तो ये आ जाएगा 55.55 मोल्स आ गया, इसकी यूनिट होती है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा N2 अपॉन में 55.5 = 0.040 अपॉन में 0.96। तो N2 हमारे पास आ जाएगा 0.040 अपॉन में 0.96 × 55.55। तो इससे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.31 कैपिटल M। तो बेटा जो हमने ये निकाला है, वैसे तो आप देखो इसके अंदर ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, बट क्योंकि हम इसके अंदर वॉल्यूम ऑलरेडी ले चुके हैं 1 लीटर, तो ये हमारी क्या, ये हमारी मोलैरिटी है। ठीक है, तो हमने इनडायरेक्टली मोलैरिटी निकाल ली हमने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना है, आपको जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो ये थोड़ा टफ भी है, आपको एग्ज़ाम में जल्दी नहीं होता, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी न्यूमेरिकल हो जाए। अब बच्चों में स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन हमको ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है व्हाट मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली 25 ml 0.75 मोलैरिटी HCl। तो पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है मोलैरिटी ऑफ HCl और मैं देखा है 0.75 मोलैरिटी, दैन वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम 125 ml दे रखा है हमको। फिर बेटा हमें पता है कि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हम कई बार पढ़ चुके हैं अब इस क्वेश्चन के अंदर। तो मोलैरिटी हमारे पास हो जाएगी, मोलैरिटी = होता है W2/m2 × V × 1000
तो मोलैरिटी हमारे पास आ गई 0.75, W2 हमें निकालना है इंटू 1000 अपॉन में HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5 और वॉल्यूम हमको दे रखा है 25 ml। तो इसको कैंसिल आउट कर लो, 4 टाइम्स चला जाएगा 40 हो जाएगा। तो W2 हमारे पास आ जाएगा 0.75 इंटू 36.5 डिवाइड कर दो इसको 40 से। तो इसको आप पूरा सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आपके पास आएगा 0.68 ग्राम। तो हमारे पास मास आ गया HCl का। अब हम इक्वेशन में पुट करते हैं इसको। इक्वेशन दे रखा है CaCO3 प्लस 2HCl, एरो दे रखा है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है दो को मिला के बनाया हुआ है। तो बेसिकली स्टोक्योमेट्रिक और कैलकुलेशंस को मिलाया हुआ है। तो ये इसका मास हमें दे रखा है 0.68 ग्राम। तो हमें निकालना क्या है कि अगर हम 0.68 ग्राम को पूरा लें तो इसे पूरा कंज्यूम करने के लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास ज़रूरी चाहिए होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन में जिसका पूछ रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास और जिसका दे रखा है उसके आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे और जिसका हमें निकालना है उसे लेफ़्ट में लोगे और जिसका दे रखा है उसे हम लेफ़्ट में लेते हैं, जिसका निकालना है उसे राइट में लेते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट कम्प्लीटली विथ CaCO3 इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो 0.68 ग्राम हमारे पास हो जाएगा 100 अपॉन में 36.5 2 इंटू 36.5 इंटू 0.68। इस पूरे को सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.93 ग्राम। ठीक बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर से रिलेटेड। बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर है। मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो इसको आप एक दो बार जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल थोड़े इसके 2-4 न्यूमेरिकल थोड़े टेढ़े हैं, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा। फिर इसमें से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं जैसे मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वो सब आपको तैयारी करनी है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी विच वन इज बेटर एक्सप्रेस। ठीक है, वो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। मेनली इसमें न्यूमेरिकली पूछते हैं टीचर, जनरली न्यूमेरिकली पूछते हैं। थ्योरी बस 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपको कैसे सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबा दोगे तो जैसे ही मैं नया वीडियो ऐड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ का लेक्चर हम खत्म करते हैं। वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा वीडियो। अगर बच्चों आपको इस वीडियो से रिलेटेड और आपको क्वेश्चंस या फिर ये डिटेल में लेक्चर चाहिए तो मैंने क्लास 12th का एक टॉपिक कंसंट्रेशन जो कि लेक्चर 1 है वो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। नीचे मैं उसका लिंक भी दे दूंगा तो आप उसको देख लेना, तो आपके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और थ्योरी और ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा। 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, सेम ही टॉपिक 11th और 12th में है। 11th में थोड़ा इन शॉर्ट समझा रखा है, 12th में बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख लेना। कई बार क्या करते हैं 11th के टीचर 12th से क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो बच्चे उनको कर नहीं पाते। ओके बेटा।